के नंबर से 5 नंबर ना सब इन्हें सब रेकॉर्ड सेकॉर्ड करा আছে আমি কৰিব পাৰিম এইটো অটোমেটিক পাৰে कोई एक नया कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या प्रोसीडियर है, एंड कोई सेक्शन 8 कंपनी अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से कोई सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहता है तो क्या प्रोसीडियर है, ये हमने देखा। उसके बाद आता है कि ये जो लाइसेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है उसका रिवोकेशन, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये सेक्शन 8 से लेके आपका रजिस्टर्ड द कंपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस मतलब रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन या वापस ले लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऐसा होता है, कौन सा केस में, कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है सेक्शन 8 कंपनी को अपना एज अ सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट करने के लिए, वो कब रिवोक कर लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस if the company contravenes any of the requirements of this section, ये सेक्शन में जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर कॉन्ट्रावीन करते, कॉन्ट्रावीन मतलब उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, उसको अगर कॉन्ट्रावीन करते हैं इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को, तो लाइसेंस उसका जा सकता है सेक्शन 8 कंपनी का। और एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड, यहाँ पे ऊपर में देखो आरओसी यहाँ पे दिखा है, आरओसी जब लाइसेंस उसको देगा तब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइसेंस में सच अदर कंडीशंस एज मे बी डीम नेसेसरी, या फिर मेमोरेंडम में इंसर्ट करने बोल सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स में इंसर्ट करने बोल सकते हैं कंडीशंस लाइसेंस देते टाइम। तो लाइसेंस देते टाइम जो कंडीशन दिया गया था उसको अगर फॉलो नहीं किया तो उसका लाइसेंस जा सकता है। फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, अगर कोई फ्रॉड करता है कंपनी का जो काम है उसमें उसको करते टाइम अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई काम अगर फ्रॉडुलेंटली किया जा रहा है तो भी लाइसेंस जा सकता है। और इन अ मैनर वायोलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जिस ऑब्जेक्ट्स के साथ ये कंपनी बना था उस ऑब्जेक्ट्स के ही अगेंस्ट में आप कोई काम कर रहे हो तो आपका लाइसेंस जा सकता है। और प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिजुडिशियल मतलब हार्मफुल, मतलब पब्लिक जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके आप कोई काम कर रहे हो तो वैसा भी काम अगर करते हो तो आपका लाइसेंस जा सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम एंड ऐड द वर्ड्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, आपको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना ही होगा, ठीक है। एंड यू हैव टू ऐड द नेम, मतलब पहले सेक्शन 8 कंपनी को ज़रूरत नहीं होता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करने का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको लगता है कि ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, मतलब सेक्शन का रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं किया या फिर कंडीशंस नहीं माना या फिर फ्रॉड किया या वायलेट किया ऑब्जेक्ट्स को या प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं कि अब आपको नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना ही होगा। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऐड करने से क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव आ जाता है कि ये कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो सेक्शन 8 तो प्रॉफिट के लिए नहीं था, अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड्स ऐड करना होगा। नो सच ऑर्डर विल बी पास्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंपनी, कंपनी को एक बार एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो भी अपना बात रख पाए, वो भी खुद के डिफेंस में कुछ बोल पाए, उस पर अगर कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो वो उसके अगेंस्ट में, मतलब वो खुद को डिफेंड करने का उसको एक मौका देना चाहिए। अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करेगा वो ऑर्डर्स रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंगली, रजिस्टर मतलब क्या,
एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको रजिस्टर्ड करेगा। व्हेन लाइसेंस इज रिवोक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब लाइसेंस रिवोक हो रहा है, ऊपर में जैसे हुआ लाइसेंस अगर रिवोक हो रहा है तो कंपनी को वाइंडिंग अप करने का भी, मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो था उसको वाइंडिंग अप करने का भी ऑर्डर दे सकता है। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी पूरा एसेट्स डेट वार्ड्स के लाइबिलिटीज पे ऑफ करके कंपनी पूरा बंद कर देगा। तो इट में डायरेक्ट द कंपनी भी वोंड अप मतलब बंद कर देना। या फिर एमलगमेशन, व्हेन लाइसेंस इज रिवोक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तब क्या होता है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाला कंपनी के साथ, मतलब जैसे सेक्शन 8 कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है तो दूसरा और एक सेक्शन 8 कंपनी ढूंढेंगे जो ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट होगा स्पोर्ट्स का ही मतलब प्रमोशन करना, तो दो कंपनी का एमलगमेशन कर देंगे। एमलगमेशन मतलब दो कंपनी में की एक कंपनी बन जाना, तो उसको उसके साथ मिला देंगे। तो रिवोक लाइसेंस रिवोक किया एंड उसको दूसरे के साथ मिला दिया, वो भी हो सकता है, या फिर वाइंडिंग अप कर दिया, वो भी हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अगर सेक्शन 8 कंपनी दूसरा किसी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहे, वो तो था रिवोकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्ट करवा रहा है। ये है कि सेक्शन 8 कंपनी खुद से कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब अभी पहले उसका था कि हम लोग समाज कल्याण एक्टिविटीज़ करेंगे, अभी वो बोले कि नहीं, हम लोग अभी प्राइवेट लिमिटेड या प्रॉफिट मोटिव वाले कंपनीज के हिसाब से काम करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इसके लिए रूल्स दिया हुआ है। अगर इंटेंट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा एट अ जनरल मीटिंग। जनरल शेयरहोल्डर्स का जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन यू हैव टू पास। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3 टाइम्स द वोट्स इन फेवर एज अगेंस्ट द वोट्स अगेंस्ट, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। फिर जो जनरल मीटिंग बुलाओगे, जनरल मीटिंग का जो नोटिस होगा, मतलब जनरल मीटिंग बुलाने के लिए शेयरहोल्डर्स को नोटिस दिया जाता है कि इतना तारीख को इस प्लेस में इस एजेंडा के लिए इस पर्पज से मीटिंग बुलाया गया है, काइंडली बी प्रेजेंट। तो वो नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा लिखा हुआ रहेगा कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाला है या फिर मतलब जो डिसीजन होने वाला है, वो डिसीजन का पूरा डिटेल्स रहेगा कि हम लोग ये डिसीजन क्यों लेने जा रहे हैं, क्या बेनिफिट्स रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस कन्वीनिंग द जनरल मीटिंग, कन्वीनिंग मतलब बुलाना, जो जनरल मीटिंग बुलाया जा रहा है उसका नोटिस, उस नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या रहेगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कब बना वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहेगा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, द कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या किस ऑब्जेक्ट्स के साथ वो काम करती है। रीजन एज टू वाई द एक्टिविटीज कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द करंट स्ट्रक्चर एज अ सेक्शन 8 कंपनी, जो एक्टिविटी कंपनी करना चाहती है, वाई इज दैट एक्टिविटी नॉट पॉसिबल एज अ सेक्शन 8 कंपनी, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी, ठीक है। If the principal or main objects are proposed to be altered, then what would be the altered objects and reason for the alteration? अगर आप अपना principal objects, main objects को ही आप change कर रहे हो, तो change करके कौन सा नया objects होगा? Altered मतलब change, तो changed objects क्या होंगे and the reason for the alteration, क्यों change कर रहे हो, ठीक है। What are the privileges, concessions currently enjoyed by the company? अभी as a section 8 company, कंपनी को क्या क्या फायदा हो रहा है? What are the benefits that this company is getting as a section 8 company? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये सब, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसका डिटेल्स देना होगा, जैसे मार्केट प्राइस प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब कंपनी ने खरीदा था, सेक्शन 8 कंपनी ने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा था, तब उसका मार्केट प्राइस क्या था एंड प्राइस दैट वाज पेड बाय द कंपनी, कंपनी ने क्या प्राइस पे किया है। तो मतलब जैसे अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ था तो कंपनी ने सिर्फ 20 रुपये दे के ही उसको मिल गया, दैट इज अ बेनिफिट, दैट इज अ कंसेशन जो उसको मिला। डिटेल्स ऑफ एनी डोनेशन, अगर किस तरह का डोनेशन मिला है तो वो डोनेशन, ये सब का डिटेल्स कहाँ देना होगा?
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का ही ये बुलेट पॉइंट्स चल रहे हैं। डिटेल्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड कन्वर्जन ऑन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा ये कन्वर्जन से, वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना होगा। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मतलब एक स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, उसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का जो स्टेटमेंट होगा वो रिजॉल्व दैट हम लोग का कंपनी अब से कन्वर्ट होना चाहती है इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा बोल के एक स्टेटमेंट रहेगा, उसको सर्टिफाई करके देगा। जैसे सपोज कंपनी सेक्रेटरी होगा या फिर पर्सन ऑथराइज, जो ऑथराइज पर्सन होगा वो लोग ऑथराइज करके देगा कि सर्टिफाइड टू बी ट्रू, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी अलॉन्ग विथ नोटिस, नोटिस का कॉपी इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तीन चीज़, स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी, नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ किसको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार को, आरओसी को देंगे इन फॉर्म MGT 14, ये तीन चीज़ आरओसी को दिया जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंपनी शैल ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 18 विद द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर कौन हो गया, आरओसी के ऊपर, आरओसी तो हर स्टेट के लिए होता है, रीजनल डायरेक्टर रीजन वाइज होता है, साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ऐसे स्टेट्स का मिला के एक रीजनल डायरेक्टर है। NER नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक रीजनल डायरेक्टर है। तो रीजनल डायरेक्टर को जिस कंपनी जिस रीजन में फॉल करते हैं वो रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होगा इन फॉर्म नंबर INC 18। इसमें भी वही चीज़ अटैच करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ RD के पास जब जाएगा तब भी अटैच करना होगा। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, Company shall also attach the proof of serving the notice to all the authorities under Rule 22(2). Rule 22(2) देखो यहाँ पे कुछ कुछ authorities का नाम दिया है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एनी अदर डिपार्टमेंट जिसके अंदर कंपनी काम कर रहा था, एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इन ऑथोरिटीज़ को भी पूरा एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल अटैचमेंट्स सबमिट करना होगा, ताकि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर चीफ सेक्रेटरी, चैरिटी कमिश्नर, इन लोग को भी इन्फॉर्म रहे, इन लोग को भी पता रहे कि ये कंपनी कन्वर्ट हो रही है बाद में, ताकि ये लोग ऐसे ना बोले कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था आप कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो अभी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ही करते रेज। तो इन लोगों को जो दिया जाएगा एप्लीकेशन का बंच, या तो उनसे रिसीव करवा लो बाय हैंड, देखो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी, जाके पूरा बंच एकदम सामने जाके उससे दे दो एंड उससे रिसीव करवा लो कि रिसीव ऑन दिस डेट, सिग्नेचर ये रहा। तो जो रिसीविंग कॉपी रहा वो हो गया आपका प्रूफ ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस। या फिर आप जब स्पीड पोस्ट लगाते हो, स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग ID का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है कि नहीं मिलता, ट्रैकिंग ID जिसमें लिखा हुआ होता है, तो दैट इज योर प्रूफ ऑफ सर्विंग द नोटिस, दैट इज द प्रूफ ना कि आपने स्पीड पोस्ट में दे दिया था, तो दैट इज द प्रूफ ऑफ सर्विंग द नोटिस। तो वो प्रूफ ऑफ सर्विंग द नोटिस टू ऑल दीज ऑथोरिटीज़, ये भी आपको अटैच करना होगा RD के एप्लीकेशन में। RD का एप्लीकेशन में प्रूफ रहना चाहिए कि मैंने द कन्वर्टिंग सेक्शनेट कंपनी में इन सारे ऑथोरिटीज़ को भी सबमिट कर दिया था एप्लीकेशन, मतलब इन लोगों को भी बता दिया था। जो एप्लीकेशन RD को दे रहे हो वो सेम बंच रजिस्ट्रार मतलब ROC के पास भी देना होगा, ठीक है। अदर कंडीशंस, विदिन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करने के एक वीक के अंदर नोटिस देना होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, रजिस्टर्ड ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, मतलब जिस रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है, मतलब जैसे सपोज ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस दुलियाजान में है, दुलियाजान किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने हम लोग के ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब प्रिंसिपल ट्रेडिशनल लैंग्वेज कौन सा हो गया, एसमीज। तो एसमीज न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब
एसएमएस न्यूज़पेपर पे एटलीस्ट वंस नोटिस देना होगा। क्या नोटिस दोगे कि जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म हो। न्यूज़पेपर में देने का मतलब ये कि ताकि जनरल पब्लिक सबको इन्फॉर्म रहे। पब्लिश अ नोटिस, अ कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी सेंड टू द रीजनल डायरेक्टर। जो नोटिस का जिस फॉर्म में आप दोगे एडवर्टीजमेंट, वो एक कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर आप रीजनल डायरेक्टर को भी दोगे कि ये रहा, हमने पब्लिश कर दिया है न्यूज़पेपर इन द, हमने नोटिस पब्लिश कर दिया इन द न्यूज़पेपर। एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, एक तो एसएमएस न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वाइड सर्कुलेशन वाला देना होगा। सपोज जैसे आसाम ट्रिब्यून वाइड सर्कुलेशन में है, जैसे अहोया ट्रिब्यून वाइड सर्कुलेशन में है, तो ऐसे वाइड सर्कुलेशन वाला न्यूज़पेपर में देना होगा। ऐसा कोई न्यूज़पेपर में देने से नहीं होगा जिसका नाम कभी कोई सुना ही नहीं, ठीक है, ताकि द इंटेंशन इज मैक्सिमम लोगों को पता चले कि ये कन्वर्जन हो रहा है। एंड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी देना होगा। एंड अदर वेबसाइट्स ऑल्सो एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने बोला कि जैसे इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, अदर डिपार्टमेंट्स, इन सबको भी देना होगा। जो एप्लीकेशन है वो पूरा बंच इन लोगों को भी देना होगा। इफ़ एनी ऑफ दीज अथॉरिटीज़ विश टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन टू द रीजनल डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेशन मतलब वो लोग अगर अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई अपना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो दे शैल रेज द ऑब्जेक्शन विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी। कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हम लोग देखो आपके अगेंस्ट में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो दे शैल डू सो विद इन 60 days। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल गिव अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट नो पोर्शन ऑफ द इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंबर्स को नहीं जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लिख के देंगे कि कोई भी इनकम या प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के पास जो एसेट्स है, वो एसेट्स या इनकम कोई भी कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंबर्स का बेनिफिट के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। एनओसी, अगर कोई कंपनी के पास स्पेशल स्टेटस, प्रिविलेज, एग्जामिशन कुछ है किसी अथॉरिटी से, तो कंपनी को एनओसी लेना होगा फ्रॉम दैट अथॉरिटी, एंड एनओसी आरडी के पास भी जाएगा। तो दिस इज द एंटायर प्रोसीड्योर कि आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए। कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न अप टू द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हो उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर तक सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न। अगर 3 मंथ का डिले है, मतलब 3 मंथ्स हैव एक्सपायर्ड, तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट मेड अप टू द डेट नॉट प्रीसीडिंग 30 days ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी अटैच्ड। मतलब आप अगर आज फाइल कर रहे हो तो आज से -30 days, प्रीसीडिंग 30 days के अंदर आप कोई डेट लोगे, उस डेट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लोगे और सीए से सर्टिफाई करके लोगे कि दिस इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन। ये कब होगा, अगर एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिया और उससे 3 महीना पार हो गया, तो एक सिग्निफिकेंट पीरियड हो गया ना मेरे एप्लीकेशन सबमिट करने से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस गैप में आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो स्टेटमेंट भी देना होगा। फिर क्या बोला है, कंपनी शैल अटैच विद द एप्लीकेशन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइड दैट ऑल रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड विद। देखो, ऑल रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड, इतना सारा जो रेगुलेशन दे के रखा है सबका कंप्लाइंस हो गया है, ये चीज़ कोई सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से लेना होगा। रीजनल डायरेक्टर में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश अप्रूवल और कॉन्करेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ इस अप्रूवल फॉर द कन्वर्शन। मतलब कोई अगर अथॉरिटी के साथ कुछ अगर अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो उस पार्टिकुलर अथॉरिटी का अप्रूवल या कॉन्करेंस मतलब अप्रूवल ही हो गया उसका और एक वर्ड हो गया कॉन्करेंस, तो उसका सहमति है, मतलब उसका परमिशन है ये कन्वर्जन के लिए, तो वो ले मतलब कंपनी को बोलेगा रीजनल डायरेक्टर कि आप वो अप्रूवल लेके आओ अथॉरिटी से। तो वो अगर अथॉरिटी अप्रूवल दे देता है तो रीजनल डायरेक्टर विल गिव हिज
ऑर्डर फॉर कन्वर्जन, इतना सारा जो प्रोसेस, इतना सारा कुछ जो सबमिट किया आरओसी को, आरडी को, तो अभी ऑर्डर फॉर कन्वर्जन में इसमें देखो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज में बी इम्पोज्ड, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर इतना कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट स्टडी करके उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के अपना ऑर्डर पास करेगा। द कंपनी शैल गिव अप एंड शैल नॉट क्लेम एनी स्पेशल स्टेटस एग्जेम्पशन प्रिविलेज दैट इट एंजॉयड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट ऑफ कन्वर्जन से जिस दिन को अप्रूवल मिला, डेट ऑफ कन्वर्जन से जो सेक्शन 8 कंपनी बेनिफिट्स उसको कंसेशंस मिल रहे थे, वो कंपनी और कोई भी कंसेशंस बेनिफिट्स अवेल नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ द कंपनी हैड एक्वायर्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे, तो इट मे बी रिक्वायर्ड टू पे द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एट विच इट एक्वायर्ड एंड द मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई है कंपनी के पास एंड वो कन्वर्ट हो रहे, तब क्या होगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस है एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब आज के डेट पे, कन्वर्जन की डेट पे जो मार्केट प्राइस है वो माइनस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका डिफरेंस यू हैव टू पे टू द अथॉरिटी जिससे आप परचेज करके लिए थे। एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और ये अनयूटिलाइज्ड होना चाहिए, हाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज। इसका एक अभी लिस्ट दे के रखा है, ऑर्डर दे के रखा है कि कैसे कैसे यूटिलाइज होगा। कोई अगर इनकम है या फिर अनयूटिलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे यूटिलाइज होगा। फर्स्ट, ऑल आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, गवर्नमेंट का ड्यूज, इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी हो, ऑल आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज पे होगा। उसके बाद अमाउंट्स ड्यू टू लेंडर्स, बैंक ने कुछ लोन दिया था कंपनी को या फिर दूसरा किसी कंपनी ने लोन दिया था या फिर किसी से भी लोन मिला था, तो ऑल लेंडर्स, अमाउंट्स ड्यू टू लेंडर्स, उसका पैसा वापस दोगे। पहले स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसके बाद लेंडर्स का ड्यूज, उसके बाद क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिससे हम लोग कहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिपे होगा। उसके बाद एम्प्लॉइज़ का जितना ड्यूज है, पीएफ, ग्रेच्युटी या फिर सैलरी, वेजेस, आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है तो एम्प्लॉइज़ का पैसा वापस दिया जाएगा। लास्टली, एनी लोन्स एडवांस्ड बाय द प्रमोटर्स और मेंबर्स, ठीक है। प्रमोटर लास्ट में जाके प्रमोटर या मेंबर के पास, मेंबर ने कुछ अगर लोन दे के रखा था तो वो रिपे होगा। एंड इतना सबको देने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच गया तो इट शैल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द अप्रूवल फॉर कन्वर्जन। ये सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, कन्वर्जन होने के 30 days के अंदर, ठीक है। एनी डाउट, समझ में आया? फाइलिंग विद द रजिस्टर, कन्वर्जन हो गया, अभी कंपनी का कन्वर्जन हो गया इनका सेक्शन 8 कन्वर्जन हो गया सेक्शन 8 कंपनी का इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, तो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो होगा उसको भी तो चेंज करना होगा। उसके लिए जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। एंड द कंपनी शैल देयर आफ्टर फाइल विद द रजिस्ट्रार। सेक्शन 8 कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद आरओसी के साथ क्या फाइल करेगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर से जो अप्रूवल मिला था उसका एक कॉपी आरओसी को देगा। अमेंडेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि अभी सेक्शन 8 कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलग होगा। एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसका तो प्रॉफिट मोटिव होगा ना, तो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल्स अलग होगा। तो जो चेंज इनकॉर्पोरेट किया है वो चेंज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। फिर अ डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स दैट कंडीशंस इम्पोज्ड बाय रीजनल डायरेक्टर हैव बीन कंप्लाइड विद। रीजनल डायरेक्टर अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के अगर देता है तो वो सारा टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई हो गया है। रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 8 कंपनी। अभी हम लोग आते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी आपको क्या लगता है नाम से, क्या आइडिया मिल रहा है गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा, और मतलब हाउ और व्हाट, या फिर कोई एग्जांपल दो गवर्नमेंट कंपनी का।
ऑयल, एग्जैक्टली, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑयल ही है। तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51%, नॉट लेस देन 51% मतलब 51% और मोर, ठीक है। 51% और मोर मतलब मेजॉरिटी हो गया। तो नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ऑयल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है पूरा का पूरा 51% और मोर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड किया। और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे तो और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब क्या समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होल्ड करे पूरा का पूरा, सपोज 60% होल्ड करते किसी कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे तो वो बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। और 50% होल्ड करे सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% होल्ड करे असम गवर्नमेंट, तो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 20% असम गवर्नमेंट, वन सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, तो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। सिर्फ 30% महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 30% असम गवर्नमेंट, तो भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। सो यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। 50%, 51% or more of the paid up capital is held by CG or by any state government. अकेला असम गवर्नमेंट 60% होल्ड करे तो भी it is government company, or by any state government or state governments, or partly by the central government and partly by one or more state governments, ठीक है। And includes a company which is a subsidiary of a government company. ऑयल का अगर सब्सिडरी है जैसे NRL, उसको भी गवर्नमेंट कंपनी मानिए। ऑयल का अगर दूसरा कोई सब्सिडरी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी मानिए, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है। डिफरेंस मतलब जैसे आई एम द एम्प्लॉई ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, बट ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देयर इज अ डिफरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई अगर होता है तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बट एम आई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई? आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो देयर इज अ डिफरेंस। बट मैम बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट वैसा टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं ना। हाँ, हो सकता है बेनिफिट्स सेम हो, बट देन जो पावर्स, अथॉरिटीज, जो पावर्स एक्सरसाइज करना है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आर डिफरेंशिएटेड। मेरा काम या जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर डायरेक्टली जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में या फिर GST डिपार्टमेंट में, ऑडिट डिपार्टमेंट में, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हो गया ना। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होता है और कंपनी का एम्प्लॉय अलग होता है। तो आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें इसी को ही बोला गया है इस पैराग्राफ में। इसमें एक केस स्टडी है, ये आप पढ़ सकते हो। इसमें वही बोला गया कि एम्प्लॉई अलग, एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब क्या? नाम से पता चले बाहर का कंपनी, बाहर का कंपनी। अब इसमें देखो, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब बाहर के सारे कंपनीज को तो नहीं कवर कर सकते, तो इसलिए कंडीशन डाला गया है विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कोई ऑफिस है, कोई यहाँ पे देखो शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या फिर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, किसी भी तरह का ऑफिस है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। इसका खुद का ऑफिस है या फिर एजेंट के थ्रू उसका ऑफिस है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकली ये पूरा जैसे ये यहाँ पे ऐसा ऑफिस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ प्रिंटिंग कर रहा हो। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस
एक्टिविटी इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर इनकॉर्पोरेट, बाहर की कंपनी लॉज के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुआ कंपनी, उसी को फॉरेन कंपनी बोलेंगे। डज नॉट मैटर शेयर होल्डर कौन। ऐसा हो सकता है कि सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, सारे के सारे इंडियन शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या वो फॉरेन कंपनी होगा? यस, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, चाहे शेयर होल्डर इंडियन हो, चाहे शेयर होल्डर फॉरेनर्स हो, मैटर नहीं करता। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो इट इज अ फॉरेन कंपनी। अब इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, इसका शेयर होल्डर सारे फॉरेनर्स है, तो इट इज एन इंडियन कंपनी क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना होगा एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। अगर सिर्फ आउटसाइड में इनकॉर्पोरेट है और बाकी दो बिजनेस यहाँ पे कुछ है, तो उसको कंपनीज एक्ट के कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट का कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी है विच इज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, अगर ऐसा फॉरेन कंपनी है तो उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होगा, मतलब उसको डिटेल्स देना होगा, कुछ कुछ एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, तो उसके कंप्लाइंसेस है। तो फॉरेन कंपनी अगर सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज हो जाएंगे सबके सब फॉरेन कंपनीज हो जाएंगे फिर तो सबको तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे पास आके डेटा सबमिट करो। तो इसलिए जिसका इंडिया से कुछ ना कुछ रिलेशन है उसी को सिर्फ फॉरेन कंपनी बोला गया है। ठीक है, अभी आते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। इसका मैंने एक बार थोड़ा सा बताया था आप लोग को कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, आप लोग प्रेजेंट क्लास में जब होल्डिंग और सब्सिडियरी पढ़ाया गया था नहीं, होल्डिंग मतलब जो होल्ड कर रहे हैं यानी जो कंट्रोल कर रहे हैं, एंड सब्सिडियरी मतलब जो जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ऑयल इंडिया इज द कंट्रोलर एंड एनआरएल न्यूमेरिकल रिफाइनरी लिमिटेड इज द सब्सिडियरी, द छोटा कंपनी जो उसका बच्चा बोल सकते हैं। So holding company is the one that is controlling and subsidiary is the one which is being controlled. ठीक है, अब ये कंट्रोल कैसे आता है, क्या होने से आपको समझ में आएगा कि कौन कंट्रोल, मतलब कंट्रोल क्या है, कब आप बोलोगे कि ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्सिडियरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी controls the composition of the board of directors। अगर सब्सिडियरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कब बोलोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये कब बोलोगे, कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी if at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। मतलब क्या हो, ऑयल इंडिया है और एनआरएल है, ठीक है, ये होल्डिंग है कि सब्सिडियरी है, तो एनआरएल जो होगा, एनआरएल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सपोज 10 जन है, तो 10 जन के 10 जन मेजॉरिटी और ऑल, मेजॉरिटी मतलब 6, तो 6 डायरेक्टर्स या फिर 10 के 10 डायरेक्टर्स सबको ऑयल इंडिया अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है। मतलब जब मर्जी ऑयल जाके इसके सारे डायरेक्टर्स को उठा के बाहर फेंक दिया, या फिर 6 डायरेक्टर्स मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को उठा के बाहर फेंक दिया, या फिर बोला कि इसके जगह दूसरा आके अपॉइंट कर दिया, तो ऑयल इंडिया के पास पावर है ना कि वो एनआरएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब मर्जी बाहर निकाल सकते हैं, जब मर्जी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस अगर ये पावर है तब बोला जाए कि ऑयल इंडिया इज द होल्डिंग कंपनी, एनआरएल इज द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, पहले इतना तक देखो, कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल को
अगर 100% है तो 1/2 मतलब 51%, मोर देन 1/2। अगर 51% है तो कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। 51% का कंट्रोल ऑल इंडिया के पास है। 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ NRL इज हेल्ड बाय ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ऑल इंडिया लिमिटेड के पास मेजॉरिटी स्टेक हो गया, तो मेजॉरिटी स्टेक हो गया तो वो सारे डिसीजंस तो ऑल इंडिया अपने हिसाब से ले सकता है ना NRL में, कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑडिटेड रिजोल्यूशन, उसमें ऑल इंडिया का मेजॉरिटी डिसीजन रहेगा। तो मेजॉरिटी स्टेक अगर ऑल इंडिया का होता है तो इन NRL, तो बोला जाएगा कि ऑल इंडिया इज द होल्डिंग कंपनी, NRL इज द सब्सिडियरी कंपनी, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। अब जैसे ये 51% जो ऑयल इंडिया लिमिटेड होल्ड करता है इन NRL, ये डायरेक्टली ऑयल इंडिया लिमिटेड भी होल्ड कर सकते हैं या फिर ऑयल उसके नीचे और एक सब्सिडियरी, ये दोनों मिलके इसमें होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे और 2-3 सब्सिडियरी मिलके इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो द कंपोजिट होल्डिंग उसको कंसिडर किया जाएगा होल्डिंग सब्सिडियरी कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए लिखा है either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। ठीक है, provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। मतलब कुछ कंपनीज के लिए रूल्स में दिया हुआ है कि आप इससे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज नहीं रख सकते। मतलब एक होल्डिंग, उसका सब्सिडियरी का सब्सिडियरी, उसका सब्सिडियरी, उसके नीचे सब्सिडियरी, आप ऐसा कितना लेयर्स रख सकते हो, वो चीज़ रूल्स में दिया हुआ है कि प्रेस्क्राइब कैटेगरी ऑफ कंपनीज में से सपोज से 2 सब्सिडियरीज ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, दिस इज प्रेस्क्राइब इन द रूल्स। अभी देखो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा कंपनी जिसमें इतना दिन हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी डिसीजन, मेजॉरिटी स्टेक है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। significant influence है but subsidiary नहीं है। ठीक है, अब what is this significant influence? significant influence means control of at least 20% of the total share capital, at least 20%, तो 20% है या फिर up to say 49%, 49.99%, ये जो रेंज है उतना का इन्वेस्टमेंट है तो बोला जाएगा कि ये एसोसिएट कंपनी। 20% हो गया, 30%, 40% हो गया तो बोला जाएगा कि एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बट नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर मतलब 2 कंपनीज मिलके आके एक दूसरा कंपनी क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं जेवी। उसमें 2 कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये कंपनी फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया और HPCL के बीच में एग्रीमेंट है तो वो लोग HPC ऑयल ऐसे कुछ नाम से जॉइंट वेंचर करके ऑपरेट करते हैं। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट एग्रीमेंट whereby parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। मतलब एक अरेंजमेंट हो गया या फिर एक एग्रीमेंट हो गया 2 कंपनीज के बीच में, तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are having importance for the general public। ठीक है, तो
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है। नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड अनलेस इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट सेंट्रल और स्टेट, मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी हो गया। कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट मतलब पार्लियामेंट पास करे या फिर हम लोग का असेंबली पास करे, वैसा एक्ट के अंदर, जैसे एसबीआई एक्ट होता है, एसबीआई इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी क्योंकि एसबीआई का सेपरेट एक्ट है, उसके एक्ट में जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करते हैं, तो स्टैट्यूटरी कंपनी हो गया या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो गया। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसटी, पार्टली बाय सीजीएसटी, तो गवर्नमेंट कंपनी होना होगा या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी होना होगा। तो अगर गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी कंपनी होता है तभी वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर क्वालिफाई करने से नहीं होगा, जब वो सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई अनाउंस करेगा कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तब उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोड्यूसर कंपनी। ये आप लोगों का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड to allow cooperatives to function as a corporate entity under Ministry of Corporate Affairs। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ आके कोई सोसाइटी, मतलब उस सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा उस ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। तो इसमें देखो, प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी डिफाइंड एज ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट्स, ठीक है। फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट का जो एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को पहले लोग किससे करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में करते थे, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब जैसे इजी करने के लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बेनिफिट देने के लिए क्या किया गया कि प्रोड्यूसर कंपनी का एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन मतलब सीरीज ऑफ सेक्शंस लाया गया कंपनीज एक्ट 1956 में, पुराने वाले कंपनीज एक्ट। अभी भी पुराना वाला कंपनीज एक्ट ही चल रहा है फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज, क्योंकि नया कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजंस प्रोड्यूसर कंपनी के लिए अभी तक अप्लाई हुआ नहीं, नोटिफाई नहीं हुआ है। तो फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बेनिफिट देने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी लाया गया था। ये ट्रू फॉल्स में आपका क्वेश्चन है। was introduced to allow cooperatives to function as a corporate entity with the aim to improve the standard of living and ensure a good status of their available support income profitably। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए एंड ताकि उनको अपना एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा और आसानी हो, सो उन लोगों को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बेनिफिट देने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी लाया गया था। प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी फाउंड बाय 10 इंडिविजुअल्स और मोर, 10 इंडिविजुअल और मोर, 2 इंस्टीट्यूशंस और मोर, और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ 10 इंडिविजुअल एंड 2 इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो 10 लोग और मोर, 2 इंस्टीट्यूशंस और मोर, और अ कम्बिनेशन 15 इंडिविजुअल्स एंड 3 इंस्टीट्यूशंस, ऐसे भी करके कर सकते हैं। हैविंग देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोक्योरमेंट, सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट, ये सब होगा ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स। अगर सपोज मेंबर्स इतने सारे लोग मिलकर मैंगो का प्रोडक्शन करते हैं, तो मैंगो का ये सब चीज़ करना, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग करके और एक्सपोर्ट करना तक, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट तक करने के लिए जो पूरा प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसेस प्रोड्यूसर कंपनी के फॉर्म में वो लोग कर सकते हैं। The main objective of the producer company is to facilitate the formation of the cooperative business as companies and to make it possible to convert the existing cooperative business into companies। जो existing है उसको भी प्रोड्यूसर कंपनी के फॉर्म में लाने के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोड्यूसर कंपनी में लाने के लिए, या फिर नया अगर कोई प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहे तो उसको भी प्रोड्यूसर कंपनी में खोल सकते हैं। ये मेनली एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 581B ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, उसमें भी वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन, ये सब, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन।
प्राइमरी प्रोड्यूस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट एज अ प्रोड्यूस अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बाय अ फार्मर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर। विटिकल्चर मतलब मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है उसका दिया गया है यहाँ पे डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो एनिमल हस्बेंड्री है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, विटिकल्चर क्या है? ग्रेप्स का बोलते हैं विटिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब फिशेस का। रीवेजिटेशन, बी रेजिंग भी अगर कोई करना चाहता है तो वो प्रोड्यूसर कंपनी में जाके कर सकते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फार्मिंग, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस ऑफ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज। कोई अगर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम से हम लोग का मेखला चादर ये सब बनता है, तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, अदर कॉटेज इंडस्ट्रीज ये सब भी अगर कोई करना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर कंपनी से कर सकते हैं। ठीक है, आज ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी कैसे फॉर्म करना है उसका क्या क्या प्रोसीजर